नमस्कार, आपका बात 25ई में स्वागत है और बात 25ई में आज हम बात करने वाले हैं न एक उपन्यास की, जिस बहुत ही चर्चित उपन्यास है, हिंदी का उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और उसको बुकर अवार्ड भी मिला है। तो इसकी काफ़ी 1918 में जब से छपा है हिंदी में और फिर आगे जाके इसका अनुवाद हुआ है तब से ही बड़ी चर्चा में रहा है और बहुत सारे लोगों की इसके बारे में उत्सुकता है कि ये उपन्यास है क्या, किस बारे में लिखा गया है। तो आज हम इसकी चर्चा करने के लिए 2 विद्वान मित्रों को हमने आमंत्रित किया है। वो हैं श्री विजय शर्मा जी। विजय जी नमस्कार। और नीरज रावत साहब। विजय शर्मा जी कलकत्ता निवासी, जाने-माने फ़िल्म और लेखन से बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे उनके लिखे हुए हम पढ़ के और उनकी भाषा पे मुग्ध बड़े लंबे समय से होते रहे हैं। और नीरज जी भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, वहाँ की राजनीति में काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया है। उसके बाद में वो उस क्षेत्र को छोड़ के कॉर्पोरेट जगत में और विदेशों में काम करने चले आए। लेकिन आर्ट और राजनीति और सोशल वर्क से उनका बड़ा एक गहरा साथ रहा है। तो इस उपन्यास की इस चर्चित उपन्यास अ, रेत समाधि सुश्री गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया। तो उसकी शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री विजय शर्मा साहब को। तो विजय शर्मा जी, आप इस उपन्यास के बारे में बताएँ कि इसकी रूपरेखा, इसका कथानक और उसको आप कैसे देखते हैं? और एक लेखक और क्रिटिक के रूप में किस तरह से उसको समीक्षा करेंगे? और जो लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनको इस बारे में क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? विजय शर्मा साहब। नमस्कार। यह पुस्तक जब आई जी, और आने के जब थोड़े दिनों बाद जब उसे विकर मिला तो बहुत सारे मित्रों का आग्रह रहा है कि इसमें मैं कुछ कहूँ। तो यह पुस्तक तो मैंने मंगवाई और पढ़ी भी। जी, और कहानियों में खास करके गद्य लेखन में मेरी बड़ी रुचि रही है। जी, तो उस लिहाज से भी मैं चाहता था कि इतना बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है हिंदी के लिए, सचमुच यह खुशी की बात है। जी, तो थोड़े से बढ़िया मन से ही मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत की जाए ताकि कोई बातचीत हो और हिंदी गद्य की कहानी को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन मेरे अपने कुछ रिजर्वेशन, कुछ संदेह, कुछ आशंकाएं भी रहती हैं। तो मैंने जब जी, ये पुस्तक पढ़नी चालू करी, बल्कि इस संदर्भ में कहूँ कि इन दिनों जो लेखन चल रहा है, जो बहुचर्चित, बहुप्रतिष्ठित और बहुपुरस्कृत होता है, इसमें जी, आप अरुंधति राय से लेकर के और हमारे हिंदी की बहुत सारे लेखक और खासकर लेखिकाओं के भी नाम आते हैं। जी, तो पहली बार इसे पढ़ते हुए मुझे लगा कि बड़े लेखक की रचना है, तो धीरे धीरे खुलेगी तो बहुत सी बड़ी बातें जो है मंथर गति से चला करती हैं। तो हुँ, थोड़ा धीरज रखना चाहिए, हुँ, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जी, इनकी बुनावट बड़ी टफ होती है और ये सीरियस पाठक के अटेंशन की मांग करती है। जी, क्योंकि लड़खड़ाते हुए जब मैं 50-100 पन्ने तक पहुंच गया जी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जिस कहानी को ढूंढ रहा हूँ हुँ, वह दरअसल यहाँ है ही नहीं। तो मुझे थोड़ा सा झटका सा लगा, लेकिन हुँ, हुँ, धीरे धीरे ये बात खुलती गई कि रचनाकार भी कोई कहानी कहने के मूड में नहीं। एक फिर मैं बैठ करके इसे पढ़ने के लिए इसी संदर्भ में मैं अरुंधति राय की भी एक किताब आई है, हुँ, हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। जी, तो वहाँ भी मैं गया तो वहाँ फिर मुझे कुछ संदर्भ मिले भी किताबों के लिए और उस किताब पर लिखे हुई कुछ टिप्पणियों से भी। तो मुझे जी, लगता है ये किताबें किसी एक खास वर्ग को दिमाग में रखकर
उनकी अभिरुचियों के हिसाब से एक टेलरिंग की जाती है। और यहाँ तथ्य जो है वह क्राफ्ट के नीचे दब जाता है। क्राफ्ट जो है वह किसी इमोशनल अपील के पीछे दब जाता है। इमोशनल अपील पे यहाँ उनकी राजनीति और विचारधारा वहाँ हावी हो जाती है, और आखिर में आप बिल्कुल ठगे से महसूस करते हैं। तो यहाँ जैसे जब शुरुआत 100 पन्नों तक ये विशेष वर्ग, ये सारे लोग जो हैं, गीतांजलि श्री का बैकग्राउंड मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जान पाया हूँ वो एक यूनिवर्सिटी, अकादमी, सरकारी संस्थान, रेजिडेंसी राइटिंग, आर्ट, कल्चर, अमन की आशा, मतलब एक आदमी ने तो यहाँ तक कहा, अरुंधति के लिए भी वो कहा गया है, लेकिन इसके लिए भी सही है कि इनकी जिंदगी को जिन बवालों ने कंज्यूम कर लिया है, ये वही कथा कहती है। अब यहाँ 10-10 पन्ने के आपको ब्यौरे मिलेंगे, जिसमें कोई अंडर सेक्रेटरी है, कोई चीफ सेक्रेटरी है, किसी की फेयरवेल की दावत है, और उसमें ये टाइप 3 का बंगलो है या टाइप 4 का बंगलो है या टाइप 5 का बंगलो है, और इतने ब्यौरे और ब्यौरे और ब्यौरे, जैसे कि हमें चौंकाया जा रहा हो, कोई आदमी अपनी अपनी हैसियत दिखा रहा हो, या गरीब हिंदुस्तानी या गरीब पाठक को ये बता रहा हो कि देखो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ या मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। आम आदमियों से इनका संपर्क जो है जीरो नहीं है, जीरो से भी नीचे है। आम आदमी के नाम पर इनका पूरा संपर्क इनके उन बंगलों में काम करने वाले जो भिश्ती हैं, माली हैं, बागवानी करते हैं, काम वाली जो आती हैं, उनसे सदव्यवहार करके ये एक हाई पेडेस्ट्रल लेती है कि देखो मैं कितनी कितनी समतावादी और समानतावादी हूँ, कि मैं इन्हें बराबरी का एहसास मैं देती हूँ। और वजह की बात कि उन काम वालियों के अलावा वहाँ पर 20 ऐसे आदमी हैं जो इनकी बेगार करते हैं, इस उम्मीद में कि उनके बच्चा बुतरू को ये बाबू लोग कहीं लगा देंगे, कहीं चेप देंगे। जैसे जी, जी, फलाना जी। बाबू आए थे तो उसने फला जगह चपरासी लगवा दिया था, फला जगह गार्ड लगवा दिया था, फला जगह तो सोशल रियलिटी के नाम पर ये चीज परोसते हैं ये लोग। तो मुझे बड़ी निराशा होती है। और यह लेखक, एक और बात बताऊं, जी। इनके सारे लेखन में ये सरहद कहती हैं, लेकिन शायद सरहद का मतलब खाली हद और सरहद ही नहीं होती है। हर चीज का एक व्याकरण होता होगा, एक मर्यादा होती होगी, कुछ सीमा रेखाएं भी होती हैं। वो जी। सीमा रेखा हमेशा कैद वाली सीमा रेखा नहीं है, वह एक सामाजिक या एक रिश्तों की या दोस्ती की एक मर्यादाओं का भी, कहाँ तक आप जा सकते हैं, कहाँ उसका अतिक्रमण होता है, कहाँ उसका उल्लंघन होता है। हर सीमा कैद नहीं है। बंधन का भी एक मजा है, बंधन की भी एक गरिमा है। अब चूंकि स्त्री है, और चूंकि वामपंथी नैरेटिव जो है पूरे हिंदुस्तान को जो है डस चुका है, गरज चुका है, तो ये नेशनलिटी को नहीं मानती हैं। तो इन दिनों जितनी किताबें आई हैं, मैं और भी 2-4 का नाम ले सकता हूँ, आप लोग इशारा समझते हैं, सारे के सारे इनके जो प्रोटागोनिस्ट हैं वो 60, 70, 80 साल की उम्र में अपने बचपन के प्रेम को ढूंढने निकलते हैं, और वह प्रेम इनवेरिएबली वह पाकिस्तान में होता है, वह लाहौर, कराची में होता है। हमारी शहर की एक लेखिका है, वो भी साहित्य अकेडमी प्राप्त है, उनका एक प्रेमी बांग्लादेश के कुष्टिया से कलकत्ता आता है। एक और मेरी पिछले 15 दिनों पहले एक आज तक ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी मुझे भी बुलावा मिल गया था बताने के। एक और मेरी परिचित एक महिला कथाकार है, उनका प्रेमी भी ऐसे ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये लोग हिंदुस्तान को आइडेंटिफाई नहीं करने देती हैं। ये लोग देखिए साउथ एशिया शब्द का ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये उस बॉर्डर को, और चूंकि राजनीतिक मतलब नेशनलिज्म को नहीं मानते हैं, तो नेशनलिटी की बॉर्डर नहीं मानते हैं, उसके साथ इनके स्त्री होने की जो जेंडर के जो बॉर्डर है या जेंडर की जो डेफिनेशन है, ये उसको भी ट्रांसेंड करना चाहते हैं। तो इनके पात्र सीधे साधे स्त्री पुरुष नहीं है, यहाँ गे हैं, लेस्बियन हैं, ट्रांससेक्सुअल हैं,
बिजड़े हैं, खुद लिखती हैं वो। तो मेरी आपत्ति और आक्षेप यह है कि हो सकता है समाज में यह भी होता हो, लेकिन आप अपने किसी विशिष्ट अनुभव को सार्वजनिक बनाते हैं तो उसकी एक सार्वजनिकता होनी चाहिए। इस तरह से चेरी पिक करके अपने किसी ऐसे नितांत व्यक्तिगत या किसी अनहोनी टाइप की बात को आप एक सार्वजनिक सच बनाकर पेश करते हैं, इसमें थोड़ी सी ईमानदारी की मुझे कमी थी। नहीं, जो आपने बैकग्राउंड की बात की थी तो इसमें मुख्य बात है, और जिन बंगलों का टाइप 3, टाइप 4, ए और बी की आपने जिक्र की, तो इनके पिताश्री जो हैं वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं। तो वो पूरा परिवेश है, वो जो एक बिगला और दूसरे बंगला और नौकर चाकर और चमचों की फौज, इसके ये आदी हो चुके हैं। तो नीरज जी, आपके यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तो आईएएस बनने का एक बहुत सारे निकले भी हैं, बने भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाने का काम रहा है। तो इस पे जो विजय भाई ने एक रूपरेखा बनाई है इस कथानक की, एक सिंह द्वार भी रहा है और चोर दरवाजा भी रहा है। तो नीरज जी, आप जो अभी रूपरेखा विजय भाई ने बताई है इस नावल की, और इसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, मतलब प्रेमी भारत में तो है ही नहीं। मतलब इन लेखिकाओं के क्या एक ही तरह का प्रारूप है कि कोई पाकिस्तान है और कोई बांग्लादेश है, और उसमें यह है कि सरहदें और औरतें, ये भी पढ़ा है मैंने उसके बारे में, कि इसमें जितने भी इसके बारे में लिखने वाले लोग थे वो उसको बड़ा रोमानियत से लोथ रहे थे उसको, कि सरहदें और बाहोतें, आहा हा हा हा, वाह 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 वाह, क्या बात हो गई। कुछ अद्भुत अनुभव की अनुभूति उन लोगों को हुई जैसे कि विजय भाई को नहीं हुई। हाँ, तो नीरज भाई, आप अपने साथियों का, और ये जो परिवेश है, क्योंकि वो भी जेएनयू में पढ़ी है, और एक वामपंथी जो नैरेटिव है, जो बेसिक नैरेटिव है इन कथाकारों का, उसमें अशोक वाजपेयी तो कह भी गए कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें बहुत संदेश है और संकेत भी है। यानी कि वो संकेत और संदेश तो जो है वो राजनीतिक ही है, आइडियोलॉजिकली है। तो आप इस बारे में इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाए, फिर विजय भाई के पास कथानक के लिए जाते हैं। देखिए माधव जी, विजय जी, मतलब आप दोनों ही साहित्य के मुझसे ज़्यादा एक पढ़ने वाले और रचने वाले लोग हैं आप लोग। मैं अगर आपको सच बताऊं तो साहित्य जो भारत का जिस तरह का चल रहा है, मैंने इन लोगों के साथ एज एन एक्टिविस्ट ज़्यादा काम किया था। जो साहित्य या आर्ट की जो यहाँ पर ठेकेदार बने हुए हैं, इनके साथ सबके साथ मैंने अपने छात्र जीवन में काम किया हुआ है। तो इस किताब के संदर्भ में भी जब देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे नोटिस आई, मैंने इस किताब का 2018 में शायद ये पब्लिश हुई थी। मैंने ना तो नाम सुना था, ना मेरे दोस्तों के बीच में या जो छोटे मोटे साहित्यकार जयपुर के लेवल पे माने जाते हैं, उन्होंने भी किसी ने इस किताब का वर्णन नहीं किया था कोई भी डिस्कशन में जब हम शाम को बैठते थे। इस किताब के बारे में सबसे पहले मुझे पता चला था हमारे जब ये जेएलएफ होता है उससे थोड़ा दिन पहले, जब इसको बुकर बुकर प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ था। तो एक तो मुझे यही था कि भाई हिंदी की कोई रचना है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट की हुई है, या तो ट्रांसलेशन बहुत अच्छी हुई है, क्या इसलिए मिला, एक पॉइंट जो मतलब। और मैं इस पूरे आपके इस डिस्कशन में जो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी इस छद्मवाद से मतलब मैं अपने आप को अलग रखते हुए, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते जो भी कुछ मैंने सीखा है, नॉलेज गेन करी है दुनिया के दूसरे देशों में रह के करके, तो अब मुझे क्या लगता है कि ये जो भारतीय साहित्य है, अगर आप देखिए ये कुल मिलाकर कितने नंबर ऑफ पीपल का होगा, 10,000 से 1 लाख मान लीजिए मैक्सिमम लोग, उसमें भी कुछ एक विशेष लॉबी होती है। एक बहुत पुराना लोगों में काट रहा हूँ, 10,000 लोग में जीवित, मृत और पैदा होने वाले सब वो भी जुड़ गए, तब 10,000 होगा, तब 10,000 होंगे। अच्छा, उसमें भी फिर क्या है कि उसमें एक विशेष मंतव्य मेरे छात्र जीवन के समय से मैं देखता आया हूँ, चाहे वो हम डिस्कशन करते थे या कोई फिल्म की बातें करते थे, या जब हमको सफदर हाशमी ले आके कोई नुक्कड़ नाटक रचते थे, तो उसमें वो एक मंतव्य था। जब मैं जवान था, जब एक लिमिटेड नॉलेज के तहत मैं उन्हीं की बातें सुनता था, तो मैं भी प्रभावित था।
क्योंकि मैं जीवन से तो जुड़ा नहीं था, मैं एक छात्र से, जिस तरह की आप शिक्षा देते हो, जिस तरह के शिक्षक मिलते हैं आपके साथ, आप उनसे प्रभावित होना स्वाभाविक है। और मैंने उसको बड़ा सहर्ष अपने दिल से एक एक्टिविस्ट बना था, काम करता था गरीब लोगों के लिए। हम लोग मेहनत जाके वाकई में काम करते थे, हम शिक्षा देते थे, नालियां खोदते थे उनके लिए ओखला जैसे एरिया में, और नुक्कड़ नाटक करता था मैं सफदर के साथ। तो मैं उस तरीके का एक्टिविस्ट रहा हुआ हूँ। तो मैंने मेरा जो इसमें जो थोड़ा सा मैंने बुक के बारे में जब जाना, थोड़ा पढ़ा भी मैंने इसके करीब, मैं आपको सच बताऊं तो विजय जी ने के सामने मैं बड़ा वो लगूंगा, तो मुझे ये इसके 25-30 पेज तक ही पढ़ पाया, मेरे को तो ये बांध ही नहीं पाई। मतलब ये ठीक है भाई, जैसे कोई होता है ना, कोई बहुत एक बड़ी आर्ट मूवी बना दी हो और एक बच्चा उसको देखने से कह रहा हो अभी इसमें कब गाना आएगा या क्या आएगा, मुझे पता नहीं। अब इसमें तो मुझे लगा शब्दों का भी कुछ एक नया सा खिलवाड़, उन्होंने अपने शब्द भी गढ़े हैं, हो सकता है साहित्यकारों को अधिकार होगा, मतलब कुछ कुछ बातें कही है उन्होंने, और कहीं वो खिलवाड़ करते हुए सडनली कुछ और कह रहे हैं। लेकिन मैंने जो एक नोट किया, जैसे आपने वामपंथी विचारधारा का इसमें प्रभाव दिखा, वो कहाँ कहाँ दिखता है। ये अभी तक जिसको अवार्ड मिला है हमारे भारत से, उसमें एक सिमिलरिटी देखिएगा, जैसे कि आपने कहा भाई उसमें सरहद जरूर, मतलब भारत की टेरिटरी, उसके बाहर जरूर कहीं ना कहीं आप बांग्लादेश या पाकिस्तान का कुछ ना कुछ जरूर जोड़िए। नंबर 2, उसको ब्रीच करिए। हाँ, उसको ब्रीच करिए, मतलब चाहे चाहे वो अपने प्रेमी, नहीं, मैं इसमें प्रेमी वहां पर नहीं, मेरा मेरा मतलब प्रेमी हो, आपका प्रेम हो, मतलब, और आप वाकई में हो सकता है बड़े लाहौरी हो, मतलब मतलब मेरा ये, अच्छा मैं क्योंकि आजादी के बाद पैदा हुआ हूँ, तो मेरी माँ या पिताजी जब तक जीवित थे तो तब भी घर में थोड़ी बहुत इस तरीके की बातें होती थी, क्योंकि मेरे फादर ने पाकिस्तान में भी सर्व किया रॉयल इंडियन एयरफोर्स के तहत, तो वो कुछ कहानियां बताते थे, लाहौर शहर के बारे में कुछ बताते थे। लेकिन पिछले, अगर मैं फिर बाहर चला गया था, लौट कर जब से आया हूँ, तो मैंने 15-20 साल से सर मैंने अपने घर में इस तरह की बातें ही, पार्टीशन से संबंधित कोई बात ही नहीं होती है। तो एक तो वो किताब शायद मैं इसलिए उससे जुड़ाव नहीं महसूस कर रहा था। नंबर 2, मुझे एक बड़ी आपत्तिजनक क्या लगती है कि सर ये जो सो कॉल्ड साहित्यकार हैं, इन्होंने अपनी एक जो लॉबी क्रिएट कर रखी है, जो एक दो आपने नाम लिए, ये सभी लोग जब कुछ रचना करते हैं और जिसको कोई भी ख्याति मिलती है, उसमें हमारे आम भारतीय के जनमानस में जो एक छवि बैठी हुई है, हमारे जिनको हम भगवान कहते हैं, हमारे चरित्रों को, उनको लाए बिना और उनका मजाक बनाए बिना, मुझे आप ये बताइएगा, चाहे वो बुकर हो चाहे कोई और हो, क्या किसी एक किताब को अवार्ड मिला है क्या? तो एक तो मेरा क्या एक वो बन गया है कि भाई किसी चीज को अवार्ड मिलेगी तो 2-3 चीजें होनी चाहिए। आप हमारे किसी भी भगवान का उस किताब में जरूर मेंशन, और थोड़ा सा मजाक बनाते हुए उनको एक बड़े छोटे संदर्भ में, क्योंकि मुझे भी जो ज्ञान हुआ मेरे भारतीय अध्यात्म का, वो मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाके ज्यादा हुआ था। यहाँ तो हम ठीक है उन रीति रिवाजों को करते थे, लेकिन वहाँ के कुछ प्रोफेसर जब कई बार सीरियस डिस्कशन करते थे, बात करते थे, तो उनका जो बड़ा एक झुकाव देखता था, और फिर जो फिलोसफिकल बातें होती थी, फिर मैं कभी मेरी माँ से, क्योंकि मेरी माँ वाज ऑल्सो एजुकेशनिस्ट, तो बात करती थी, मेरी माँ बड़ी आध्यात्मिक भी थी, तो वो मुझे समझाती बताई, तब मुझे मेरा ज्ञान एक्चुअली जेएनयू से छोड़ने के बाद काफी बड़ा, जेएनयू में मेरा एक बड़ा लिमिटेड रहा। मैं एक्टिविस्ट बन के बहुत तूफान और क्रांति की बात ही करता था, बस क्रांति जैसे कल आई क्या, और वो क्रांति करते करते अभी मैं इतना, मतलब अब अपने आप को मैं वरिष्ठ एक नागरिक मानता हूँ, तो वो क्रांति ना तो आई है ना आएगी। और ये जो इस तरह के लेखक होते हैं, मैं ये कितना अच्छा है, कितना भाषा कितनी अच्छी है, शायद ये विजय जी ज्यादा अच्छा बताएंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे उसके 25-30 पेज कोई क्लिष्ट लगे, बट समहाउ आई वाज, एक जैसे किताब होती है बड़ी सिंपल सी, वो बांध लेती है। तो अच्छा, ये चीज हिंदी में मैंने देखा, और जेएलएफ में डेजी रॉकवेल आई थी अभी इस बार वाले जो अपना जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, तो मैं उनके उस जो उनसे संवाद हो रहा था, मैं उसको सुनने वहीं खड़ा हुआ था। वहां पर हमारे जयपुर के और एक दिल्ली के जो थोड़ा बहुत नाम है, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत बड़े नाम है, वो लोग भी बात करते करते मेरे पास ही खड़े हो गए थे। तो हम बात करने लगे थे, जब उनका वो सेशन खत्म हुआ तो उनमें से किसी एक ने कहा कि अरे यार, ये जो ट्रांसलेशन किया है, इससे तो इसने बहुत ही वर्स्ट ट्रांसलेशन है ये। तो अब मुझे पता नहीं सर, मतलब मैंने वो पूरी किताब ना तो वो अंग्रेजी में पढ़ी है, ना मैं हिंदी, और हिंदी में मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये, मैं आगे देखिए कितना बढ़ पाऊंगा, आई एम वेरी, और मेरी एक आदत में कई बार 25-30 पेज पढ़ता हूँ, फिर मैं कई बार उसके आगे करीब 50 पेज आगे, मतलब कुछ पढ़ने का,
क्योंकि मेरी आदत है एक्सर्प्ट्स को कहीं मिल जाए तो उससे मैं लिंक बना के देखूं ये किताब मुझे कहाँ ले जा रही है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई वो भारतीय है, उसके पहला एक अवार्ड मिला है बुकर। तो ये जो 10,000 9,000 लोगों का जो भी एक ग्रुप है उसको कहीं रिकॉग्निशन मिली है इंटरनेशनली, तो ये लोग अगर खुश हैं तो दैट इज फाइन। लेकिन इस तरीके की रचनाएं आम जन के लिए क्या प्रेरणा है? मतलब मुझे तो कोई ये बताए कि जैसे आपने टॉपिक भी रखा तो आई एम ओके, मतलब टू टॉक विद यू, बिकॉज आप भी पढ़े लिखे हैं, विजय जी मुझसे हम सबसे ज्यादा मतलब इसमें दिलचस्पी रखते हैं, साहित्यकार ही हैं एक तरह से। लेकिन आम जन को इसमें क्या लेना देना? आपने आम जन की बातों को, अगर कोई शिव जी को, पार्वती जी को बहुत श्रद्धा के साथ देखता है, अब उसको अगर मैं आम जन को समझाने जाऊं तो भाई वो तो जो आपने उसमें जो यूज किया है सेंटेंस, मैं अगर उसको एज इट इज बोलूं तो मेरे तो लोग ही मुझसे लड़ जाएंगे। अब आप ये बातें, अब ये बातें बंद कमरे में करके आपने मेरी पीठ थपथपा दी, अशोक वाजपेयी ने उसकी थपथपा दी उसने, मतलब ये जो नहीं, वो खाली अश्लील बातें हैं, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। और आप सॉफ्ट टारगेट चुन के सिर्फ हिंदुओं के लिए, जिनको कि आप जानते हैं कि ये प्रत्युत्तर नहीं कर पाएंगे, उनकी बातें करते हैं। लेकिन उनकी जहां ये बातें बातें करनी चाहिए थी, जहां सर तन से जुदा होता है, वहां जी आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल मुंह बंद रहता है, दिस इज फाइंडिंग ए सॉफ्ट टारगेट। तो मेरा एक इसमें कई बार जब माधव जी साथ तो फेस टू फेस भी डिस्कशन हो जाता है, तो मैं इसीलिए क्या कहता हूँ विजय जी कि आम जन को तो छोड़ो सर, ये जो आपने 2-3 जो नाम लिए हैं या मैंने भी जिनके नाम लिए, मैं सच बता रहा हूँ इनको मेरे दिल से, ये उन लोगों के जो रियली आइडियोलॉग्स हैं ना, ये उनके सिर्फ फॉलोअर्स हैं, दे आर नॉट द ओरिजिनल थिंकर्स। मतलब मैंने उसके जो 25-30 पेज जब मैं पढ़ पाया तो मुझे उसमें कभी लगा भाई ये कुछ एक बात कहते कहते कहीं और ही लिंक कर रही है, तो जैसे उछला कूद इसी करते हैं ना ये लोग। बस ये है कि आपके पास, क्योंकि अगर हमसे ज्यादा अच्छे शब्दों का चयन करना आता है, एक फ्लो बनता है आपका, अच्छा फिर उसको जस्टिफाई कर देते हैं, नहीं 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 वो नीरज एक्चुअली क्या था कि ये उनके अपने ओरिजिनल वर्ड्स हैं, वो बात भी जब करती है तो ऐसी करती है, मैं भाई करती होंगी हो सकता है, बट यू कैन नॉट डू दिस। या कोजी क्लब, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बल्कि क्लब शब्द भी शायद थोड़ा सा गरिमामय है। इट्स अ गैंग, इट्स अ गैंग, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जिसको बैकडोर मैन्यूवरिंग बोलते हैं ना। और जी आमजन जी नहीं, प्रबुद्ध पाठक भी जो है, सिर्फ द पर्सन हु इज सब्सक्राइबिंग टू देयर आइडियोलॉजी, उसके मैं अलावा वही कह रहा हूँ सर, जैसे वो प्रबुद्ध, अब प्रबुद्ध पाठक में आप मुझे गिनेंगे नहीं गिनेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आप गिनो या ना गिनो सर, आई डोंट केयर। मतलब क्योंकि मुझे वो कोई चीज अगर बांध नहीं पा रही, और मैं साहब पीएचडी किया हुआ, थोड़ी बहुत हिंदी भी अच्छी बोलता हूँ, अंग्रेजी भी समझ लेता हूँ, दुनिया में घूमा फिरा भी हूँ, मैंने भारतीय अपनी जो अध्यात्म है उसको भी थोड़ा बहुत समझा ही है, मुझ जैसे आदमी को तो वो नहीं बांध रही थी वो किताब। अब आप उसमें अश्लीलता दिखा के कुछ करके इस समाज के या हमारे जो भी साहित्य रहा उसको थोड़ा सा गलत रूप में आपने पेश कर दिया। अब उसको कोविड के टाइम में उसने ट्रांसलेशन किया इस लेडी ने, जितना ही बोल रही थी डेजी रॉकवेल। अब पेंगुइन बुक है, उसका एक अच्छा रुतबा है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो प्रकाशन का भी एक अपना रोल होता है इस तरह के अवार्ड्स में मिलने का, उसकी सेल बढ़ती है करती है। तो देखिए भारतीय होने के नाते यस आई एम ऑल्सो ओके, मैं कहीं गैर किसी भारतीय से मिलूंगा तो मैं भी कहूँगा यार देखो हमारे इंडियन को अवार्ड मिला है, but I don't think it is more than that to me. It is neither very close to me nor it has been very, मतलब मैंने इससे ना तो ऑफेंस फील किया था ना, मैंने कहा भाई ठीक है ये छोटे दरबार में करते रहते हैं, उसको करके मैं तो इग्नोर बटन पे डाल के रखता था ऐसी चीजों को। तो इस बुक के बारे में मेरा यही है, मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं आगे पढूं इसको, इफ इट कैन अट्रैक्ट मी। ये जो एक हंसी उड़ाने की बात है कि एक जो सॉफ्ट टारगेट मान लिया गया है और वो स्थापित भी होता है सॉफ्ट टारगेट, तो उस सॉफ्ट टारगेट पे ये जो आइडियोलॉजिकल मतलब विचारधारा से प्रचलित और प्रवाहित जो लेखन है, और जिसमें कहीं कहीं विजय जी ने उसकी समीक्षा करते हुए लिखा है कि ये फार्मूला राइटिंग भी मानी जा सकती है कि आपने इट इज अ फॉर्मूला, दैट्स व्हाट एक्चुअली ट्राई टू से, कि आप ये 3-4 चीजें निकाल दीजिए और मुझे फिर बताइए किसी एक रचना को जिसको इन्होंने इंटेलेक्चुअल रचना कहा हो। यही तो मैं कह रहा हूँ, फॉर्मूला राइटिंग के एक अलग, मेरे को बताइए क्या किसी ने मैथिली शरण गुप्त को ट्रांसलेट करा और उसको लेके फिर बुकर या पेंगुइन प्रेस कर देखे, वो इन सबसे ज्यादा अच्छा आएगा। रामधारी सिंह दिनकर को आप कर दीजिए ट्रांसलेट, भाई ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो फॉर्मूला रिटर्न नहीं है भाई, आप नहीं करोगे ना उसको आगे जाएगा, तो मतलब इसलिए मुझे ये पूरा छद्मवाद लगता है, ये बड़ी छद्म है ये पूरा। फॉर्मूला में तो विजय जी बोले। आप कुछ बोल रहे थे।
हाँ, आप कुछ नहीं बोल रहे मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने जो इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, आपने उसमें लिखा है काफ़ी, तो ये आपने समझाया कि भई ये एक फ़ॉर्मूला किस्म का राइटिंग है और इनका जो एक सहाबी परिवेश है, ये बहुत सारे लोग जो सहाबियत में घुस गए हैं, तो उस सहाबी परिवेश का वर्णन और उसकी महिमा मंडन वो भी उन्होंने खूब अच्छी तरह से किया है और एक ये जो विशेष घटना है शायद हाथरस में मुकदमा भी किसी ने जॉइन कर दिया था, मतलब लगा दिया था और उसमें जो शिव जी के बारे में और वो जो पार्वती के बारे में, शिव वो पार्वती के बारे में। उसके बारे में मतलब वो चाहे हम शब्दों का उपयोग ना करें, मतलब वो किस तरह का वर्णन है और ये लोग इसमें करने में क्यों पारंगत है, ये आवश्यक क्यों है, मतलब वो दृश्य या वो क्यों आवश्यक था, मतलब क्या वो कथानक की या परिस्थिति में उसकी कोई बड़ी घोर आवश्यकता थी, मतलब मैं आपका बताऊं, मैं जी। मेरी समझ हम्म, इनके फॉर्मूले के बारे में ही बताऊंगा। वो जी। फॉर्मूला कोई बहुत गूढ़ फॉर्मूला कुछ नहीं हाँ है। हाँ हाँ। वो टेक्सचर पेंटिंग मैं खुद करता हूँ, तो मैं बताऊँ जी जी। क्या होता है कि इन्होंने तय किया कि बंधन मुक्त होना है, लिबरेशन चाहिए इनको, आजादी, स्वाधीनता भी नहीं कहते, स्वाधीनता में शायद थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ी सी जिम्मेवारी, थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी सामाजिकता होती है, लेकिन आजादी जो है ना वो नो होल्ड बार उच्छृंखल चाहिए। उच्छृंखल उस उन्मादी उन्मादी। तो राष्ट्रीयता को ये नहीं मानते हैं, हम्म। यहाँ तक कि ये, और स्त्री जो है वह राष्ट्र क्या, स्त्री का तो बदन ही राष्ट्र है, बल्कि राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र क्या महादेश है। और स्त्री की पहचान जिस योनि से या लिंग से, जेंडर जिसे कहते हैं, ये उसे भी ट्रांसेंड करना चाहती है, उसे भी ब्रीच करना चाहती है। तो इनकी आजादी अपने राष्ट्र से भी आजादी है, अपने शरीर से भी आजादी है, जिसको ये वर्जनाएं तोड़ना कहती है, खींच खींच कर उसे सिमोन तक और सार्थ तक ले जाती है। उसकी कहानी बताऊंगा। ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला भी कोई महान फॉर्मूला नहीं है। जी जी। ये जो टेक्सचर पेंटिंग होती है ना, टेक्सचर पेंटिंग, उसमें क्या करते हैं वो 500-700 के मजूर भी कर लेते हैं। वो जी। दीवार को पहले सफेद रंग देते हैं, फिर काला रंग कर देते हैं। काला रंग जब सूखा नहीं होता उसके पहले ही कॉटन बॉल को लेकर उसको थोड़ा घिस देते हैं, तो कहीं वो हल्का कहीं वो गाढ़ा हो जाता है। उसके ऊपर कुछ आड़ी तिरछी लाल पीले कुछ निशान बनाते हैं, फिर उसके ऊपर क्रिस क्रॉस कर देते हैं, तो आखिर में उभर करके एक पैटर्न आ जाता है। लेकिन वो कारीगरी जो है 500-600 रुपये रोजाना दिहाड़ी पे उपलब्ध है। हाँ, जो पिकासो करते थे, जो रेम्ब्रा करते थे, वह जो करने के पहले पूरा टेक्सचर उसके दिमाग में रहता था कि कैसे कोई चीज छोटे छोटे कदमों से चलते हुए, छोटे छोटे स्टेप से बड़ी चीज उभर कर आएगी, जिसमें एक बड़ी बात होगी, वह है रियल टेक्सचर। तो इन्होंने उसे करते हुए आजकल तो यूट्यूब में देखा है, तो जैसे मैं बता रहा था बंगलों वाली बात, टाइप 3 टाइप 4, उसमें ये नीचे उतर गई। वहां इनको कुछ फूल की क्यारियां दी, तो सब लोग 12-14-16 बरस जो है यूनिवर्सिटी में रहे हुए लोग हैं, पढ़ाई लिखाई में, मतलब स्कूल कॉलेज में, और इनका तो जीवन ही, अकादमी भी उस साहिब जो आप कह रहे हैं ना अफसरबाजी, अफसरबाजी उसका एक्सटेंशन हो गई यूनिवर्सिटी कैंपस भी। जी जी। तो अब उन फूलों के ऊपर, ये गुलदाउदी है, ये बेगोनवोलिया है, ये सोना फूल है, और ये कहने लगे कि ये इटली से आया था, ये क्यूबा से आया था, ये सर्वप्रथम चीन से आया था, इसे औरंगजेब लेकर आया था, इसका गुलकंद बनता है। तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, खास करके जो पीएचडी जिस तरह की यूनिवर्सिटी में की जाती है, कराई जाती है, 10 पन्ने इस पर लिख सकता है बॉटनी की किताब खोल के। इस फूल का नाम जो है, एक्चुअली नाम इसका जो है लैटिन में इरेफांथस डे लासुनिया है। भारत में सबसे पहले कोंकण में आया, और यहाँ आया, वहां आया, ऐसे करके 10 पन्ने मिल गए, ये टेक्सचर बन गया। फिर कोई पार्टी चल रही है, तो उसमें खाना कुजीन, क्योंकि महिला है तो वह रानी है और किचन की रानी है, खाने के हर औरत के मन में, और शायद पुरुषों के मन में ये बैठा हुआ है कि मैं दुनिया के 10 बेस्ट शेफ में हूँ, मुझे खाने की बहुत बहुत जानकारी है, ऐसा उसका मन है। अब सही गलत कहीं इसकी परीक्षा तो होती नहीं है,
तो उसने बताने लगे कि हमारे बचपन में ये बनते थे, यहाँ ये बनते थे, ऐसी वाइन ये अंगूर से बनती है, वो जौ से बनती है। इसमें 20 पन्ने आपने विकिपीडिया में सब उपलब्ध है, तो 20-20, 40-60 पन्ने हो गए। इस बीच आप जो है जब गए, आपको बड़ा अहाता दिखा, गेट दिखा, गेट कोई गेट कीपर दिखा, तो आप चार्ल्स कोरिया तक चले जाइए, ताजमहल की वास्तुकला पे चले जाइए कि दक्षिण के खुले हुए मकान होते हैं, पूरब से रोशनी आती है, पछुआ हवा चलती है, और 20-40 पन्ने हो गए। तो इनको एक भ्रम हो गया कि मैं ऐसे ऐसे एक टेक्सचर पे टेक्सचर लगाते जाऊं तो कोई बड़ी महान आकृति चित्रकृति बन सकती है, यही नहीं रुकती है। ये किसी साड़ी की दुकान में जाती हैं तो साड़ियों का इतिहास 25 पन्ने तक बताती है। ये बनारसी है, लेकिन जो बनारस में नहीं बनी वो बनारस कैसे होगी, ये कांजीवरम है, ये सिल्क है, ये तंजौर है। 20-25 पन्ने, कोई भी 12-14 बरस जिस आदमी ने स्कूल कॉलेज किया है वो फिल पड़ेगा तो साड़ियों पे माधव जी भी 25 पन्ने और नीरज जी भी 50 पन्ने कॉटन और कॉटन का लिख ही सकते इतिहास हैं, और इजिप्शियन लिख सकते हैं। बिल्कुल ये लोग बिल्कुल। बिल्कुल ही जो नए नव साक्षर टाइप के लोग हैं और जो नए साहित्यकार बेचारे, भारत में अभी भी बहुत सारे एरिया, डार्क एरियाज है ना, खास करके पूरब का एरिया, वहां से राज्य का नाम भी ले लूं क्या, ले लेता हूँ, कौन सी हम लोग, हमारी कोई, मैं खुद आधा वही हूँ। बिहार पूर्वीय टाइप के बेचारे गिरते पड़ते बच्चे जो लालू और दुशासन और सुशासन और ईस्टर्न यूपी के लोग पहुंचते हैं, उनके लिए यह कोई महान जानकारी है कि बॉटनी के बारे में सर को इतना नॉलेज है, पढ़ाते तो हिस्ट्री है जी। बॉटनी में लगभग नोबल मिल जाएगा। वह कहाँ से आया है वह भी बता देता हूँ मैं आपको, एक 20 पन्ने की। हाँ हाँ बोलिए। विजय जी, जैसे आप ये बता रहे कि उसमें जो एनवायरमेंटल डिस्क्रिप्शन, यानी कि वातावरण आसपास में क्या है, गांव, मतलब वो दरवाजा और ड्राइंग रूम और बेडरूम और दालान और बगीचा और फिर बागवानी की बातें, और इसी तरह से फिर कुजीन का भी पूरा संसार होगा, और और 25 पन्ने फिर उसके अंदर वाइनरी का भी पूरा ज्ञान होगा। ज्ञान। तो ये इसको अगर रेशो करें कि भाई चरित्रों की भाषा या चरित्र चित्रण कितना प्रतिशत, और ये इस तरह की पेरिफेरल इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल वो उसका क्या प्रतिशत, आपने तो बड़े गौर से पढ़ा है इसको। नहीं, अभी खत्म नहीं किया मैंने। अच्छा। शाम को वो किसी म्यूजिकल स्टोरी में चली गई। अच्छा। वहां पर कुछ गजल हजल कुछ हुई थी। तो शेर व शायरी। शेर व शायरी, मीर ने ये कहा कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो इस पर फला ने कहा, जौक ने कहा कि खुद से आदम न निकले होंगे इस तौकीर से, उसने खुद उठकर उठाया अपनी महफिल से मुझे। तो किसी ने कहा, तीसरे ने, कि किसी की क्या मजाल जो मुझे उठाता तेरे तेरे खुलूस से, वो तो मैंने देखा था कि तूने भी इशारा कर दिया। अभी तरफी शायरी, इस पर 15-20 पन्ने, 25 पन्ने, और इसमें इंसेस्टुअस मामला है कि जौक के मामू ये थे, उनके जवाई ये थे, उनके उनके भांजे ये हैं, और दिस इज इंसेस्टुअस फैमिली। उसके मेरे पास पूरे पक्के प्रमाण है, लेकिन देखिए मैं रोजी दिहाड़ी करने वाला आदमी हूँ, तो मेरे लिए नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, मैं एक और बात आपसे जानना चाह रहा था, जैसे इसमें भी एक चर्चा है, वर्णन है, थोड़ा बहुत मैंने भी इसको पढ़ा है कि जो माँ है वो 80 साल की है और उनकी पुत्री पहले बड़ी वो श्रृंगल थी, तो श्रृंगल पुत्री तो अब संयम संयम की तरफ जा रही है, उसके करैक्टर में परिवर्तन हो रहा है। अब 80 साल की माँ अपनी पुत्री की वो श्रृंगलता के जा रही है, ये इसमें किस तरह से क्या दर्शाया गया है, इस पे जरा आप प्रकाश डालें अगर आपने उसको गौर से पढ़ा। देखिए, इसमें कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसके कपड़े की दुकान हो, जो बैंक में कर्मचारी हो, जो किसी ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चलाता हो, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। जैसे मजाक में हम लोग कई बार, तो वाशीपुर वाले का क्या नाम है डायरेक्टर का, इसका अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप को कभी कोई कहता है कि यार तुम्हारे पूरे चरित्र में कोई काम धंधा करने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, मास्टरी करने वाला कोई आदमी नहीं है। तुम्हारे चोर, गिरहकट, मर्डरर, वैगन ब्रेकर, खूनी, सजा याफ्ता, फरारी,
शार्प शूटर, पूरी दुनिया ही तुम्हारी इसी से बनी है, कोई आदमी हमारा तो प्रवेश ही नहीं है उसमें। सही बात है, वैसे बिल्कुल सही। इनका बिलीव अलग है। शायद आपने एक इशारा किया कि एक वर्ग मतलब फिजिकल वर्ग ना हो, लेकिन मनोगत जगत इनका जो है, इनकी या मानसिकता में कोई आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, कभी हो ही नहीं सकते। जी जी। कभी हो ही नहीं सकते। तो वो जो माँ बेटी बताते हैं, उसके पहले माँ के एक फोड़ा सा होता है, या पहले वहां एक अंग निकल आता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इनका देखिए, इनका काया पलट मतलब वो कोई जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं वो नहीं, इनका शरीर बदल रहा है। और बहुत दिनों तक ये इस असमंजस में होते हैं, ये योनि की जगह लिंग निकल रहा है। अब इसमें 20 डॉक्टरी के हैं कि सर्जरी से क्या हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन एक रेयर केस में ऐसा हुआ था, लेकिन दवा बूटी से ठीक हो सकता है, तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। या फिर देखो, इफ इट इज नॉट ट्रबलिंग, वेदर इट इज मैलिग्नेंट और नॉट, ये कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है। अब जिसने भी घर में एक पेशेंट को ढंग से हैंडल किया हो, संयोग से या दुर्योग से हमारे सारे परिवारों में हम लोगों ने कभी न कभी किसी पेशेंट को, बाप को, करना ही चाचा पड़ता को, है। ताऊ को, और इस उम्र में तो खुद भी हम लोग उसी रेस में। तो अब आप एमबीबीएस डॉक्टर हो गए सर, अगर आपने एक पेशेंट को हैंडल कर लिया ढंग से, तो आप भी बिल्कुल कार्सोजेनिक सर्जन के ऊपर हो गए। 20-25 पन्ने किसको इम्प्रेस कर रहे हो, इससे क्या आनी जानी है, क्या मतलब है। फिर मैंने क्या किया, इनका जो स्केच जब मैं करता हूँ, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, आपने उनके पिता के बारे में बात कही, होते एक बात है, संभवतः इनका पूरा परिवार उसी तरह के काम में लगा हुआ है। और जी जी। एक बात, अपनी वैवाहिक बातें ये लोग बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहते। ये एक बहुत बड़े नाम के साथ they live together, they are like husband wife, maybe they are husband wife, मुझे पता नहीं। लेकिन देखिए, पूरी चर्चा में ये बात नहीं आएगी। और इनके मैनेजमेंट यहाँ तक है कि विकिपीडिया आप खंगाल लीजिए, आपको नहीं मिलेगा, सारी दुनिया की खबर होगी। मतलब ये वो खबर देते हैं जो जरूरी समझते हैं, और जो जरूरी नहीं समझते हैं वो खबर पूरे विश्व पटल से काट देते हैं। नहीं, ये तो इसमें माहर पारंगत हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह से पारंगत हैं, और ये इनको ये सर्जरी और ये प्रतिरोपण करना अच्छी तरह से आता है कि कहाँ क्या चीज डालनी है और कहाँ क्या चीज हटानी है। जो इनके पूरे जो विचारधारा और जो उनकी मंशा है उसके परिवेश में वो फिट बैठता जाए। नहीं तो तो उपन्यास हो गया। मतलब दूसरे दिन आप एक किसी एजिट क्रॉप में गए थे, यहाँ अमन की आशा चल रहा था, वहाँ कुछ स्लोगन, कुछ गाने, कोई लड़की रोने लगी, कोई आदमी चिल्लाने लगा, और भी इस पर ऐसा आपको लगता है कि बहुत सारे मसाले डालने से बहुत स्वादिष्ट खाना बन जाएगा। और ये हम लोग जैसे लोग, जैसा आपने कहा कि एक्टिविज्म में मैं रहा हूँ, मैंने भी 20-30 बरस एक्टिविज्म ही किया, राजनीति और साहित्य तो बाद में है। और सारे हिंदुस्तान के जल जंगल जमीन के जितने बड़े लोग हैं, सबको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और वो भी मुझे सब जानते हैं। और 2014-15 तक तो मैं आप पार्टी के चक्कर में इलेक्शन भी करने गया था। और इनके सबसे बड़े जो प्रतीक हैं जल जंगल जमीन के, इसकी स्वाधीनता के, वो सारे लोग इसके प्रतीक हैं। तो ऐसी कोई अजूबी अनुपम बात ये नहीं बताते हैं। हाँ, एक प्राइमर टाइप का जो विकिपीडिया के पहले पन्ने में मिलता है, उतनी बॉटनी, उतना मेडिकल साइंस, उतना पीसनिक या पीस मूवमेंट, उतनी सिविल लिबर्टी, उतना ट्रांसजेंडर, लेकिन इनको सबको डालने से उपन्यास की शर्त, शायद अगर आप सचमुच उपन्यास में यकीन रखते हैं या कहानी या गद्य साहित्य में, तो उसकी शर्तें सारी दुनिया में मानक तय किए हुए हैं, तो उनका अतिक्रमण होना चाहिए। यह इतनी खुशफहम जर्नी नहीं है कि आप चलते चलते एक कैमरा ले लीजिए और चांदनी चौक से निकल जाइए और 1 घंटे में
एक साइकिल पंचर की दुकान थी, बगल में एक शराब की दुकान थी, फिर एक आदमी मांस बेच रहा था, फिर कोई हलवाई वाला था, उसके बगल में एक जेरोक्स कॉपी थी, उसके बगल में फिर एक साइकिल वाला था, उसके बगल में एक स्कूल की चल रही थी, उसके बगल में किताब काफी बिक रहे थे, उसके बगल में कैन इट बी कॉल्ड अ फिल्म? आप सत्यजीत राय बघेल सेम हो जाएंगे, चाहे रियलिटी हो। आप कुछ कहिएगा तो कहेंगे कि ये सच है, चलो दिखाते हैं, लेकिन फिल्म उसका सहारा लेकर कुछ और कहती है, वहां से शुरू होकर कहीं और पहुंचती है। अब एक मैं इसमें और थोड़ा सा आपसे जिज्ञासा है कि इसका जो महिमा मंडन मैंने ये देखने की कोशिश की कि क्या इसका बैलेंस कोई क्रिटिसिज्म भी कहीं पे हुआ है। भाई दोनों ही चीजें होंगी ना, कुछ को अच्छा लगा होगा, और मेरे ख्याल में हम शायद ये मुझे ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं। ये चारों तरफ जो है ना कि चारों तरफ वाह 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 वाह, तालियां, इरशाद, मुकर्रर, बस वो ही, मतलब पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम सब मिलके उसको प्रमोट कर रहे हैं, और उसको इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। मेरा और दावा है कि जिन लोगों ने उसका ब्लर्ब लिखा है, हाँ, 80% उन लोगों ने जिन्होंने ब्लर्ब लिखा है उन्होंने भी उसे नहीं पढ़ा है। और अगर आप ब्लर्ब पढ़ना जानते हैं, कि अगर आप लाइन पढ़ना जानते हैं, इन बिटवीन द लाइन पढ़ना जानते हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। कल मेरी किसी से चर्चा हो रही, वो जनरल किस्म की बातें हैं जो आजकल एक उदाहरण में देता हूँ, मेरा भी टिकटॉक पे पाया हुआ है कि राजस्थान में किसी स्टूडेंट से कोई पूछता है कि पानीपत के युद्ध का वर्णन करो, तो लड़का कहता है कि इधर से लाखों आ गए, उधर से हजारों आ गए, तलवारों से तलवारें टकराई, भाले से भाले, खून की बौछार चल निकली और मेरा तो कलेजा कांप गया। मतलब ऐसी जनरल किस्म की बातें हैं, वो पानीपत के बारे में भी है और वाटरलू के बारे में। वाटरलू आप लट उठा के पढ़ लीजिए, कोई तंत्र नहीं। और इतने बड़े नाम हैं कि उनका नाम लेते हुए मुझे मतलब सदमा आएगा, आपको संकोच होगा, कितने बड़े नाम हमारे बिन पढ़े ब्लर्ब लिखे। तो दूसरा नीरज एक भाई, चीज है, मैं एक माधव जी, मैं अपना एक कुछ अपना एक तो वक्तव्य देना चाहूंगा, और विजय जी से मतलब मैं चाहूंगा, क्योंकि शायद हमसे ज्यादा थोड़ा सा साहित्य में ज्यादा इन्वॉल्व है, कि इस तरीके की जो ये रचनाएं हैं, मतलब इट इज अ पीस ऑफ वर्क, आपने कह दिया। अच्छा, वर्क क्या है भाई? इज इट ए फिक्शन, या आप उस वक्त जीवित थे, आप लोग इस सामयिक घटना को लिखा है? मतलब कुछ किसी एक दर्शन का, जैसे हम लोग पढ़ते थे भाई, कोई किताब भी आती थी या कोई बहुत सी फिल्म आती थी, तो उसका ये आता था। तो ये किताब, जैसे मैंने देखा, अब ये कहते हैं नहीं नहीं ये क्रॉस ओवर है, जब किसी मतलब मैं साहित्यकार ज्यादा बात करता हूँ, या मतलब ये आपका, आप कुछ भी लिख दे रहे हो, मतलब आपने या तो ये कि सब मैं वो चीज लिखता हूँ, मैं तो बड़ा साइंटिफिक बातें लिखता हूँ। आप साइंटिफिक बातें लिखते हो तो भारत के जिन लोगों को हम भगवान रूपी मानते हैं, आप उसमें क्यों इंटरवीन करते हो? फिर साइंस में रही है। अगर आपका फिक्शन है पूरा, तो फिक्शन पे चलते रहिए, फिर आप पार्टीशन का आप बीच में क्यों ला रहे हो? आप पार्टीशन के टाइम में आप जीवित नहीं थे। मेरा तो मतलब ये एक नागरिक के तौर पर रहता है कि आप इस तरह की रचना, अच्छा है कि लिमिटेड लोगों के रूप में ये पढ़ी जाती है। भाई आमजन इसको अगर पढ़े और कुछ मतलब निकाले, तो वो बड़ा एक, आप इस तरह की लिटरेचर में कितनी इजीली अवेलेबल होनी चाहिए मुझे पता नहीं। दूसरा, एक कोई भी रचना है, और भाई आपने कहा भाई पीस ऑफ वर्क है, चलो इन द नेम ऑफ आर्ट लेट इट बी देयर। तो मैं तो ये मानता हूं, जैसे मैं एक बार सर अपना बताता हूं कि मैं जब इंडिया आया हुआ था, किसी सिलसिले में कलकत्ता गया था, और मैं कलकत्ता से, उस वक्त ओवरनाइट ट्रेन थी कलकत्ता से जयपुर आ रही थी, तो मैं स्टेशन पे था कलकत्ता के पे, तो मैंने एक ऐसी एक बुक स्टॉल पे चला गया, मैं कुछ किताबें देख रहा था, तो एक किताब का टाइटल था ड्रैगन फायर। तो मैंने ऐसी उसका प्रीफेस पढ़ लिया। मैंने प्रीफेस पढ़ा तो मैंने कहा यार आई वांट टू रीड दिस, मैंने वो खरीदी किताब। मेरी ट्रेन चली, मैंने लेटे लेटे, मेरे एसी कंपार्टमेंट था, लाइट वाइट थी, मैंने अपनी चला के, बाय द टाइम आई रीच जयपुर, सर आई फिनिश द बुक, बट इट वाज अ टोटली फिक्शन। मैं एक इमेजिनेशन था, वो शायद आई डोंट नो, इट वाज समवेयर इन लेट 90s में वो किताब का कुछ था, और वो उसमें वर्णन था 2006 से आगे का, मतलब उससे पता था इसे फिक्शन। बट व्हाट अ लैंग्वेज! और जबकि वो अंग्रेजी भाषा मेरी नहीं है, देखिए मतलब कोई रचना हो तो फिर ऐसी हो। अब इस किताब के साथ तो मैं मतलब युद्ध करना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सा मुझे, मतलब क्योंकि मैं अपने आप से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, या तो ये कि शायद मैं भाई मैच्योर हो गया हूँ, उस वक्त मैं रिलेटिवली यंग था,
तो आपका ऐसी चीजें अट्रैक्ट करती है, या तो ये है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं एक सिंपल, ज्यादा ना तो बहुत ज्ञानी, मैं एक आम जन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं एज ए आम जन उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। और मेरा एक बेसिक ऑब्जेक्शन रहेगा कि भाई आप बड़ी रचनाएं करिए, बड़ी बड़ी बातें करिए, उसमें हमारे जो हमारे पूजनीय हैं, जिनको हम भगवान रूप मानते हैं, आमजन मानते हैं, आप उनके बिना लिख दो ना यार। नहीं नहीं, आप उसमें उसमें वर्जिन, बहुत ही आप उसमें वर्जिन, नीरज जी। एक मिनट, आप उसमें हाँ वर्जिन मैरी को मेंशन कर देते। आप शिव पार्वती को ला रहे हो करेक्टर में, आपने डाल दिया। या आप मोहम्मद की जो उन्होंने किया था गतिविधियां, भाई वो करके देखे ना ये लोग, फिर ये देखें कि आवाज इनको मिल अवार्ड मिल जाए। फिर इनको अवार्ड मिल जाए, मैं देखता हूँ आपको। तो दैट इज वाई व्हाट हैज हैपेंड, ये जो अपना भारतीय ये इंटेलेक्चुअल जो लॉबी है, एक्चुअली ये इट हैज बीन एक्सपोज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। और ये इतने हैंडीकैप हैं सर, कि इनमें वो गट्स ही नहीं है। इसलिए पता चलता है कि भाई अवार्ड लेना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। तो मतलब ये मेरा एक आम जन के नाते, मतलब विजय जी से मैं चाहूंगा कि ये फिक्शन कहोगे आप इस बुक को, जो भी आपने तो हमसे ज्यादा ही पढ़ ली, 100-150 पेज पढ़ डाले हैं, कि किस नहीं नहीं, रूप में पूरी इसको आप पढ़ ली बताएंगे पूरी। आप? अच्छा, पूरी पढ़ ली। या सामयिक कोई अपनी घटना लिख रहा है, ऐतिहासिक किसको मानोगे, किस कैटेगरी में डलेगी ये किताब? मैं बताता हूँ, इस किताब का आपने जिक्र किया, मुझे किसी ने वहां से कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है कि वो जी, हम्फ्रे हक्सले की किताब है वो, जो ड्रैगन ओके फायर ओके। है। हाँ, ड्रैगन फ्लाई, यस यस यस। जी जी जी, और बिल्कुल फ्यूचर वॉर के, एक सही वॉर कि जो उसका अभी हुई प्रोडिक्ट। नहीं है। जी जी जी, हुई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो हाँ, आपने क्या पूछा था कि ये लोग किसके लिए लिख ये रहे हैं? फिक्शन है, हिस्टोरिकल राइटिंग है, या कोई एक बस एक कला है कि लिख दिया है भाई, ये क्या है, अ पीस ऑफ आर्ट? हाउ विल यू डिफाइन एज ए साहित्यकार? देखिए, मैं पन्ना पन्ना पकड़ करके मैं 1 से 25, 25 से 50 इस तरह की समीक्षा में लिखना चाहता हूँ। आई एम ए सीरियस रीडर, नॉट ए राइटर बट ए सीरियस जी रीडर। और मैं, मेरा उद्देश्य जो है वह किसी व्यक्तिगत नहीं, एक प्रवृत्ति के ऊपर एक जी करना है, जी जिससे भारतीय गद्य लेखन सारी दुनिया में लेखन का बड़ा महत्वपूर्ण सिरमौर माना जा रहा है। जी। और गद्य लेखन हमारे यहाँ सचमुच बहुत कमजोर हो रहा है। तो अब जो मैं अपनी पुरानी बात को अगर आगे बढ़ाऊं, इस बार इस एक बार वो वाघा बॉर्डर, दिल्ली में हर आदमी वाघा बॉर्डर 50% आदमी गए हुए होंगे, और जो नहीं गए हुए होंगे वो चाहे तो जा सकते हैं। अमृतसर तक तो जी जाते ही हैं। जी जी। 11 रुपये घंटे में गाड़ी मिलती थी 5 वर्ष पहले तक भी। तो वो चले जाइए, 1 घंटा बैठ करके चाय समोसा डोसा खा के आ गए। तो अपने लोगों की एक धारणा है कि अब हमारे दैनंदिन जीवन के कुछ भी जो अनुभव हो रहे हैं, जो आपने कहा ना कि कुछ भी रैंडम थॉट्स, बट डोंट कॉल इट ए नॉवल, डोंट कॉल इट ए स्टोरी। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, मैंने एक लिस्ट थोड़ी सी बना रखी है। जी मैं आपको 10-20 बिंदु देता हूँ, जी इनके संदर्भ में आप सिर्फ रेत समाधि को नहीं, आप अरुंधति से लेकर के और तमाम लोग जो लिख रहे हैं आज। एक वीडियो मैंने देखा रेत समाधि की बात की, जिसमें अशोक वाजपेयी थे, हम्म। और कौन थे, अशोक वाजपेयी थे, प्रत्यक्षा थी, वीरेंद्र वंदना राग वीरेंद्र थी, वीरेंद्र यादव। और वीरेंद्र यादव। हम्म तो वंदना राग से मैं बहुत परिचित नहीं हूँ, और हम्म प्रत्यक्षा तो मेरी मित्र ही है। हम्म लेकिन वीरेंद्र जी और अशोक जी के इनसे भी मैं थोड़ा पार्टिकुलर है। तो कई बातें दिमाग में घुमड़ती है, लेकिन कितनी बातें कही जाए, एक अपने को भी एक मर्यादा रखनी पड़ती है। जी 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 जी। तो मैं एक आपको लिस्ट देता हूँ। हम्म बड़ौदा स्कूल ऑफ पेंटिंग, भूपेन जी। खक्कर, ये वहाँ बहुत दिन रही हुई है, और इनका परिवार भी वहाँ से कुछ ताल्लुक रखता था। बहुत दिनों तक वो इस सायाजी या बड़ौदा यूनिवर्सिटी में भी रहे हुए। हम्म भूपेन खक्कर एक पेंटर थे और घोषित समलैंगिक थे। एक बार उनका संपर्क एक आदमी से हुआ था जिसका नाम मोहम्मद शेख, मोहम्मद गुलाम मोहम्मद शेख था। उन्होंने अच्छा। उन्हें आर्ट की तरफ प्रेरित किया था। उनकी वाइफ शायद एक हिंदू लेडी थी जिसका नाम नीलिमा थी, नीलिमा मालिनी शायद। बड़ौदा स्कूल आर्ट में
बढ़िया माना जाता है। जैसे शांति निकेतन का एक स्कूल है, जी 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 जी। ये भूपेन खक्कड़ एक यूरोपियन से बहुत प्रभावित थे और उनके साथ रहे थे। उसका नाम था हावर्ड हॉजकिन। वो भी घोषित ट्रांसजेंडर नहीं, क्या कहते हैं उसको, गे थे। एलजीबीटी पर भी मैंने खूब काम किया हुआ है व्यक्तिगत रूप से। वो लोग एक पॉप आर्ट नाम से एक चलाते थे और होमोसेक्सुअलिटी को और ये करते। उनकी पत्नी जो थी वो हॉर्टिकल्चरिस्ट, ओके। और उनके वो खुद एक जिसको कहते हैं बोटेनिकल इलस्ट्रेटर थे। उसके बाद मैंने लिख रखा है एक जो बेसिकली फीबल फिगर्स पे काम करते थे, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म करते थे, बाद में एंगुलर फॉर्म पे भी काम करने लगे, जिसकी आउटलाइंस ब्लैक होती थी, एंगुलर फॉर्म विद ब्लैक आउटलाइन। और उनके बारे में पढ़ेंगे तो सुनेंगे कि उनके घर जो है वो जॉर्जियन होम थे, जो होम ब्लूम्सबरी में थे, जो ब्रिटिश म्यूजियम के पास है। इस तरह की बातें, अंग्रेज गए नहीं है बस, अंग्रेज हैं। हाँ अंग्रेज है, वो यहाँ है सर, वो कहीं नहीं हाँ, गए। और वो काले और भूरे अंग्रेज कहीं गए, बल्कि वो रहेंगे बिल्कुल और बिल्कुल। हमें हमें पददलित करके रहेंगे। ये इंसेस्टुअस इनका मामला है। सारे लोग कनेक्टेड हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं ना, खास करके फिल्म इंडस्ट्री में, और हिंदू होते थे तो थोड़ी रोकथाम होती, मुसलमानों में तो वो उसका जीजा है, वो उसका साला है, वो उसकी भतीजी है। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। अब फरहा खान से लेकर आसफ खान से लेकर सुल्तान अहमद से लेकर सारे लोगों के रिश्तेदार हैं। तो इन्होंने एक नया कुनबा, वो जो आइडिया ऑफ इंडिया, ये इंडिया में विश्वास नहीं करते हैं, इंडिया में रहते भी नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया में रहते हैं। और आइडिया ऑफ इंडिया में भी अगर इस युग में भी अगर इन्हें चुनना पड़े तो ये आइडिया को चुनेंगे, इंडिया को धकेल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये आइडिया पे चलने वाले लोग। तो सारे लोग, अच्छा सुधीर चंद्रा क्या लिखते हैं? सुधीर चंद्रा है तो हिस्टोरियन, बड़ा नाम है, समादृत है। जी जी जी, सतीश चंद्र का बहुत। ऐसी कुछ छुपाने की भी बात नहीं है, बताने भी कुछ नहीं है, लेकिन बताना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बड़े रचनाकार या बड़े रचनाकारों का बचपन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा है, कैसा रहा, मैं तो आपसे दूसरी मुलाकात में ही पता करूंगा। बल्कि मैंने कुछ फेसबुक पे खोजा था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप बीकानेर के हैं और जेएनयू में पढ़े हैं, या बीएचयू में गए थे, या कोरिया में आपने काम किया है, या फिलीपाइंस। नहीं ये नीरज जी है वहाँ के आपके इसके भरतपुर। हाँ मैं भी कर भरतपुर के दीप के नहीं, एक मतलब कि एक दिलचस्पी होती है। जी कोई जी मैं जी। आपको कोई सेंसर नहीं कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल जानना लेकिन चाहिए। एक जानने की इच्छा होती है। लेकिन हमारे बड़े रचनाकारों की व्यक्तिगत जिंदगी, या उनके बचपने, उनकी पढ़ाई, उनके स्वप्न, ये इतने सिक्रेटिव तरीके से तालाबंद लोहे की संदूक में है। जी जी, उन्हें और तो पता ही नहीं चलेगा पूरा। अच्छा, इस लिस्ट को अगर आप पढ़ जाएं, या इस पर कोई पढ़ने लिखने वाला लग जाएगा तो 25 लोगों की लिस्ट बना देगा। सारे आपको पूरी उपन्यास इसकी नहीं, आपको अरुंधति की वो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, हाँ बड़ा अजीब सा एक अनुवाद भी उसका हुआ है। मैंने पढ़ने की कोशिश की थी उसको, मैं पढ़ नहीं पाया उसको, मैंने प्रयास किया था, अच्छा प्रयास किया था मैंने पढ़ने अरुंधति को। हाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ और मेरे अटमोस्ट। ये लोग जिस ग्रुप में आती जाती रही हैं, मैं भी उस ग्रुप का उतना अति सक्रिय नहीं, लेकिन सक्रिय सदस्य 10-20 वर्षों से हूँ। जी जी ऐसा नहीं कि मैं उनको जानता नहीं हूँ, कि मुझे कोई आई हैव नो क्लू, नो आइडिया। तो एक इंसेस्टुअस ग्रुप है उनका। एक Absolutely, you have used the right word. You have used the right word. बिल्कुल, absolutely. अब पता नहीं इसके कोई निगेटिव कनोटेशन होते हो तो पता नहीं, वैसा ही है। जी जी जी। तो ये जो विजय जी, जो ये जो एक शायद
कुछ ऐसा, मतलब ये जो लोग हैं, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कविता हो, उसमें इस तरह के जो परिवेश और इस तरह के वातावरण और इस तरह के चरित्र वो ले ही आते हैं, और जहाँ वो नेशनलिज्म से दूर जाएंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत अधिक घनिष्ठ उसकी उत्सुकता है, और चरित्र भी कुछ इस तरह के हैं जो सामान्य चरित्र नहीं है, जो टेढ़े मेढ़े हैं। तो मानते हैं कि भाई हम कोई एक विशिष्ट किस्म की रचना कर रहे हैं, और उसमें सारा जो इनका जो इकोसिस्टम है, मतलब मुझे वो लग जाता है। मतलब कि भाई इसका कोई बैलेंस क्रिटिसिज्म भी होगा कि भाई इसमें सब, लेकिन सब जगह नगाड़े बज रहे हैं कि अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है, आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है। दूसरी तरफ उन्हीं के साथ ही उसी में से अशोक वाजपेयी जी बोल रहे हैं कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सिर्फ लेखन नहीं है, इसमें संकेत भी है, इसमें संदेश भी है। यानी कि क्या माने, फिर वही क्रांति के संदेश है, हिंदुस्तान पाकिस्तान मिल जाओ, पाकिस्तान में मतलब जैसा आपने बताया सीमा सरहदें कुछ नहीं है, नहीं, और कहीं की सीमा से कोई ऐतराज हो न भी हो, हाँ, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुसलमान, इस्लाम, ट्रांसजेंडर, ये इनके दिल के करीब है। अच्छा, आपने अगर वाजपेयी जी को सुना हो, अशोक वाजपेयी के ऊपर हम लोग क्या बोल सकते, हमारी क्या हैसियत है बताइए। आखिरकार उन्होंने तोड़ा वहां पे है कि सरकार फंड करे और एक संस्थान बताए, नेचुरली उसके सर्वे सर्वा कर्म करता हम ही वही होंगे। होंगे। हाँ, तो मैं ये अनुवाद के नाम पर उन्होंने नाम भी दिया इला, ILA, इंटरनेशनल इंडियन लैंग्वेज अब्रॉड, इंडियन लिटरेचर अब्रॉड। घूम फिर के उनकी सारी बातें वही अफसरबाजी, एक भारत भवन बना दिया, एक हिंदुस्तान भवन और बना दो, मेरा 10 बरस वहां कट गया, 20 बरस मेरा टाइप 2 टाइप 3 आर्ट हाउस, बड़ौदा, सायाजी यूनिवर्सिटी, रेजिडेंसी, और लंदन में भी, पेरिस में भी एक इस तरह की रेजिडेंसी चलती जहाँ पे लोग जाते आते हैं, नेहरू सेंटर और है ना, नेहरू हाँ, सेंटर और है। एक भारत भवन और एक फलाना भवन, और कुल मिला के सरकार इन्हें, मैंने आप अपने मन क्या करोगे, इनको फंडिंग दे दें, बस पाले रहो इनको, इनका पालते रहो, फंडिंग दे दें। योगी है ही है, काबिलियत तो कोई कमी नहीं है। हाँ, आप हाँ, तो इसमें नीरज जी, जो आप अभी जो पूरा रेखा चित्र जो इसका कहानी का और चरित्र का समावेश है, और जो इसमें जो मतलब आसपास की चीजें हैं, एनवायरमेंटल डिस्क्रिप्शन है, तो ये एक तरह से ये माना, जैसे विजय जी ने तो साफ ही लिखा है कि ये फार्मूला राइटिंग है, और लेकिन कहीं भी इसकी बात नहीं हो रही है, चारों तरफ नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो वो ठीक है, इनाम मिल गया तो इनाम की भी तो कोई समीक्षा हो कि भी इनाम किन लोगों को मिल रहा है, एक इकोसिस्टम को मिल रहा है, और वो इकोसिस्टम लगातार प्रसन्न है, और वो किसी गहराई में जाके उसका वस्तुतः एक जो उसको कहते हैं कि संतुलित आंकलन नहीं कर रहा है, वो उसको प्रमोट ही कर रहा है कुल मिला के। तो आप इसमें ये जो प्रभाव है, ये लोग जो करते हैं उनके साथ तो आपका बड़ा लंबा चौड़ा जानकारी और अनुभव रहा है। देखिए, मेरा इसमें भी लगभग उसी तरीके का, अगर एक नागरिक के नाते सजेशन दूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझसे जब ये सरकार बदली थी तो इन्होंने कुछ मुझसे राइट अप मांगा था कि वही नहीं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट JNU एंड व्हाई दिस ऑलवेज प्रोड्यूसेस द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑल दैट। तो मैंने उनको भी कुछ एक रिकमेंडेशन दी थी कि भाई आप इस JNU को ऐसे छोड़ दो, आप 10 किलोमीटर दूर जाओ, एक नया विश्वविद्यालय बनाओ, टेक 10 years एंड गिव अ चैलेंज टू देम विद योर ओन आइडियोलॉजी, विद योर ओन थिंकिंग, विद योर गुड क्रिएटिव वर्क। That's right, that's तो right. वो एक होता है सक्सेशन। मैं यहाँ भी यही कहता हूँ कि सर, कि जैसे देखिए, आप अब बुकर की मर्जी है सर, बुकर की जो गवर्निंग बॉडी है वो किसको दे आपकी, तो हम उनको ये कि भाई तुमने इसको क्यों दे दिया, वो दे दिया, सर नहीं, हम इनको इतनी ज्यादा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा रिएक्शन, इतनी ज्यादा हमको तवज्जो नहीं देनी। मेरा सेशन ये रहेगा, कुछ अच्छे साहित्यकार जो ये बातें सोचते हैं कि भाई ठीक है, ये अगर बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, लेकिन क्या ये जो पैरामीटर्स हैं, क्या ये जो 2-3 आपका फॉर्मूला राइटिंग के जो आपने मेथड्स अपनाते हो,
इन्हीं को ऐसा क्यों मिलता है और इससे हमारे जन साधारण में क्या संदेश जाएगा, इस चीज को आगे बताने के लिए उसके काउंटर एक आप बुकर जो प्राइस देता है उससे ज्यादा प्राइस का आप यहाँ क्रिएट कीजिए। भाई आज इस वक्त भारत के साहित्यकार, मेरा मानना है कि देखिए, एक तो हम बैठ के खाली क्रिटिसाइज करें, क्रिटिसाइज मतलब पॉजिटिव हो। आज हमारा अगर निर्णय ये हो, और विजय जी इसको आगे चलाएंगे भाई, कि आम जन ये कह रहा है कि मतलब आप इसको, आप ठीक है, अगर आप सहमत नहीं है इससे बहुत अच्छी बात है, और हम जैसे लोग जो आम जनता है उसको कोई इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रही है, लेकिन हम बुकर की जगह हम एक पुस्तक कुछ या कुछ मतलब समथिंग इंडिया में आप शुरू कर दीजिए। और आप जैसे वो कह रहे हैं इंडियन लिटरेचर अब्रॉड की जगह, मैं तो कहता हूँ जैसे आपके बहुत सारे पुराने बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, कहानीकार हैं हमारे, आप उनकी रचनाओं को ट्रांसलेशन करवा दीजिए, फिर किसी को उठा के आप उसमें से दे दीजिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है रशिया में या चेक में, रिपब्लिक में, किसी में, उसका आप उनको अवार्ड दे दीजिए। क्या है, देखिए, आप इनकी इसी चीज में जब आप क्रिटिसाइज करते हो तो एक तो आम जन ये जान जाता है अच्छा बुकर भी कोई किताब होती है, मतलब बुकर भी कोई एक संस्था है जो अवार्ड देती है। मैं आपने देखा होगा, मैं कई बार क्या कहता हूँ, इन चीजों को बिल्कुल आप इग्नोर, मैं तो कई बार इग्नोर करता हूँ भाई, समथिंग दैट नॉट टू बी टॉक्ड शुड नॉट बी टॉक्ड एट ऑल, एटलीस्ट एन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि बदनामी में भी उनका नाम हो जाता है। और जो बच्चा होता है, टीनेजर जो होता है ना, मैंने कहा ना, उसके अंदर रिबेल होता है। जैसे मैंने अपने करीब 12-13 साल इन लोगों को दिए, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई दे आर सच ए हिपोक्रेट्स। जब मैं इनको जीवन में इनके बिल्कुल एंटर ही कर गया था, इनके साथ में हर जगह घूमता था, बिकॉज ऑफ माई फायर इन मी, दे एनकरेज मी इनिशियली, बट व्हेन आई न्यू मोर एंड आई सेड मैन दे आर नॉट रिलेवेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड नाउ। तो मैं तो मतलब चेंज हो गया और मैंने स्वीकार किया, मैं इनको खुलेआम चैलेंज भी देने लगा जहां भी होता था। तो वो, लेकिन उसमें समय बहुत बर्बाद होता है हमारे यूथ का। आज युवा जो है उसको सही बातें पता चलाने का, साहित्य का, जिसको हम उचित समझते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम 100% कोई सारे युवाओं को हम ही अट्रैक्ट कर लेंगे, बट दिस शुड बी डन रादर देन इनकी फॉर्मूला। वो अपना आप एक्सपोज होगा जैसे ही वो बच्चा समझता है, करता है कि भाई दिस फॉर्मूला रिटन, मेरे से बातें भी बंद कमरे में जब मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे यही करते थे, और अब ये उसको इसी तरह लाते हैं, उसी तरह का सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके के लोग वाहवाही करते हैं। अच्छा, अब जो वाहवाही कर रहे हैं, जैसे आपने नाम लिया उनका, वाजपेयी जी का, वीरेंद्र यादव जी का, भाई आप, वो वीरेंद्र यादव है, वो वाजपेयी है, वो एक दूसरे को वाहवाही कर रहे हैं, हम कैसे रोक लेंगे? नहीं 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 नहीं, बात ये बात नहीं, तो हम हम, ये लेकिन हम अपना, जैसे आपने भी ये बात अच्छी सी क्रिएट किया, समथिंग लाइक दैट, सम क्रेडिबल बड़ी जो लकीर खींचने साहित्यकार, की बात करनी चाहिए जी, कि हमें कोई कुछ बड़ी ऐसा हम करें और उसको हम इतना इंपॉर्टेंस दे दें। जैसे आपने नोबेल प्राइज की बड़ी बात होती है, और मैं तो बचपन से कहता था मेरी माँ से, जब मैं ज्यादा नहीं समझता था, भाई कि भारत क्यों नहीं कुछ ऐसा शुरू कर देता जिस अवार्ड के लिए दुनिया तरसे, उसमें पैसा ही तो डालना है। अरे हम नहीं सब नहीं लोग 10-10 रुपए मतलब एक बहुत बड़ा, आप भी दे दीजिए साहब, हम $1 बिलियन का देंगे अवार्ड, आप देखिए लाइन लग जाएगी आपके पीछे। तो इस नहीं नहीं भौतिकवाद जीवन में और मार्केट इकोनॉमी से ड्रिवन जब सारा कंट्रीज हो चुके हैं, तो उसमें वी शुड टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप्स एज वेल, और ये सब खत्म हो जाता है। पैसा हर जगह बोलता है सर इस वक्त, नहीं नहीं, पिक्चरों बिल्कुल में सही। देखिए। हाँ ये जो बात है ना, ये जो हम जो इसकी चर्चा इसलिए की कर रहे हैं कि इसके अंदर, जैसे मुझे लगा, फिर विजय सिंह से बात हुई, आपसे भी बात हुई, कि भाई जी, इसमें कुछ दूसरे परिप्रेक्ष्य भी चर्चा होनी चाहिए। हमें इनाम इनको मिला, हमें कोई वो नहीं लगा, लेकिन जो हम सोचते हैं, जो विनय जी ने आकलन किया है, आपका अपना आकलन है, मेरा भी थोड़ा बहुत आकलन है, तो ये जो आदमी ढूंढने जाता है, मैं कह रहा हूं कि उनको तो लाखों तो उन्हीं को मिलेंगे, लेकिन 100, 200, 500 लोगों को आने वाले 6 महीने में अपनी बातचीत भी मिलेगी। तो वो जो कोई आदमी उसको ढूंढ रहा है, तो उसको एक दूसरा परिप्रेक्ष्य शायद मिलेगा। तो इसी का अपना वो है, हम अपने हम लाइट लेखन की दुनिया समृद्ध होगी उससे। जी हमारी जी, बातचीत से भी उनकी काट छाट की बात नहीं है। हाँ हाँ, वी विल बिल्कुल परहैप्स हेल्प इन मेकिंग अ बेटर बैलेंस। बैलेंस जजमेंट कोई भी और आदमी ढूंढेगा। माधव जी का आक्षेप ये है कि जब बातचीत होती है तो थोड़े खुले दिल से होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी बातचीत में ज्यादातर देखते हैं कि वो प्रमोशन, खुरसुआती होती है। जी जी, वो परस्पर प्रशंसा समिति टाइप का होता है। अच्छा, यह पद भी अशोक वाजपेयी का से सुना हुआ मेरा, हाँ परस्पर प्रशंसा मंडली, यह पद भी अशोक जी से ही मैंने सुना था। लेकिन वही चल रहा है। तो हम तो सचमुच हमें तो खुशी है कि भारतीय को मिली है, हमारी भाषा को मिली है, लेकिन बातचीत खुल के होती तो भारतीय गद्य का भी थोड़ा सा फायदा हो जाता।
फायदा होता, ये बात। क्रिटिकल एनालिसिस का एक प्रमोशनल एनालिसिस, वो बेसिकली तो एनालिसिस है ही नहीं, इट इज ए प्योर प्रमोशन। जो ढूंढ रहा था, जिसमें हम शायद कुछ छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं कि एक क्रिटिकल एनालिसिस एक दूसरे परिप्रेक्ष्य से, एक दूसरे एंगल से, कि जो ये सारे के सारे लोग एक पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़े हुए या उसके आसपास के लोग हैं, और ये उन्हीं लोगों को मिल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है कि उसके लिए कोई दूसरे संस्था होनी चाहिए। हो सकता है इसकी शुरुआत आने वाले समय में हो। तो ये बातचीत हम का यही है कि एक बैलेंस्ड, संतुलित और दूसरे तरह का परिप्रेक्ष्य भी कोई इसके बारे में जब आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद ढूंढने जाएगा तो शायद उसको मिलेगा। हमें उनसे कोई कुंठा नहीं है, लेकिन एक जो वास्तविकता है जिसको छुपाया जा रहा है, मतलब इसमें कविता में राजनीति घुसड़ी जा रही है, नॉवल में राजनीतिक आइडियोलॉजी घुसड़ी जा रही है, ड्रामे में तो कितनी आइडियोलॉजी घुसाई जाती है, ये तो मैं देखते देखते 40 साल हो गए, उन लोगों से मुकाबला भी हम करते रहते हैं। तो ये एक उसी का था कि इस पे ये चर्चित है, लोग इसको ढूंढते होंगे, तो एक बैलेंस, एक दूसरा नजरिया वो सामने आए। तो मेरे देखिए, ख्याल में इसमें मैं एक चीज और जोड़ता हूँ माधव जी, मेरे अनुभव से, कि ये जो स्पेशली फॉर्मूला ड्रिवन नैरेटिव जो बना के और चलाते हैं आर्ट में, लिटरेचर में, ये लोग क्या है कि सर बड़े एग्रेसिव होते हैं अपनी डिमांड रखने में। ये वाजपेयी जी का जो आपने कहा, चलो मैं आपको ये बताता हूँ सर, इन्होंने सरकार से तो कहा कि भाई ILA हम फॉर्म करके और वो ट्रांसलेट कराएं और ये कराएं, और मुझे इनडायरेक्टली 26 मंजिला में जो रह रहे हैं घर, उनका भी उसमें नाम ले दिया था इनडायरेक्टली। तो वो प्राइवेट से भी लेने के लिए तैयार है। उन्होंने अंबानी के लिए कहा कि भाई आप ही कुछ मदद कर दो। तो हमारे जो दूसरे लोग हैं, मैंने उनको देखा, चाहे वो फिल्म समीक्षक हो इस तरीके के, वो इस तरीके की मांग रखने में बड़ी झिझकते हैं, अपना ईगो लाते हैं, अपना हम शर्म महसूस करते हैं, ये मैंने देखा। और ये लोग सर इसमें बड़े एग्रेसिव हैं, बड़े मोबिलाइज्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ये एक पॉइंट है जो जी प्रोफेशनल है, जी जी, वेरी प्रोफेशनल प्रोफेशनल भी है, इन्फ्लुएंशियल भी है और रिसोर्सफुल भी है। सारे रिसोर्स वो है ना भाई, ये बंगला वो बंगला, मतलब गेट से लेके 50 फुट अंदर तक पार्किंग मिलती है, इतने बड़े बड़े बंगले, तो वो उसके देखिए तो आदि है। रिसोर्सफुल ये ज्यादा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इनका रिसोर्स जो मैंने ऑब्जर्व किया है, रिसोर्स के लिए तो ये हमेशा तलाश में रहते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए। लेकिन इनका सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है कि मैं अगर कुछ बात कहूंगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब तक मैं उस पार्टी के साथ था, उनका एजेंडा लेके चलता था, तो मैं अगर कुछ भी कह दूं, मैं थोड़ी सी ना शैतानियां भी करता था, मतलब नॉन लेफ्ट ओरिएंटेड चीज है मेरा। जैसे जेडीयू में मैं बदनाम था, जो मेरे को बहुत क्लोज थे वो जानते थे इज ए कौमी बुर्जुआ, क्योंकि मेरे कुछ शौक थे भाई, मैं खाना वाना कहीं और उसको छोड़ के मैं कहीं जाता था, तो मेरे अगेंस्ट वहां पर कुछ ये बातें चल नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि मैं उस वक्त उनका साथी था। लेकिन जैसे मैं भाई, मेरे को अच्छा खाने का शौक था, तो मैं चला जाता था कहीं और, बाकी खा के आ गया। मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आपका नैरेटिव नहीं चलेगा। और या आप इतने इन्फ्लुएंशियल पावरफुल हो कि आपकी वजह से उस इलाके में इनकी कुछ वोट कट जाएगी। तो जैसे जब मेरा उनसे डिबेट हुआ, मैं उनसे अलग हुआ, तो उनके पास ये नहीं था कि भाई हम नीरज को फायर कर सकते हैं, यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन निकाल दें। तो दे कैरीड मी फॉर 1 ईयर, क्योंकि उनको मालूम था अगर इसको आपने किया तो ये जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में जो बेस बना है वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि रिसोर्सफुल, ये फाइनेंशियल रिसोर्स ज्यादा नहीं है, लेकिन इनकी कोई एक बात कही हुई है, अपने बंदे को डिफेंड बहुत अच्छा करते हैं। आपने पढ़ी हो किताब, नहीं पढ़ी हो, वो एक दूसरे सुन के अच्छा ये बात पॉइंट्स कहना है कि वो अच्छी बातें बोल जाएंगे। कोई एक फिल्म आई है उसको सपोर्ट करना है तो अंधाधुंध सपोर्ट कर जाएंगे। ये उस तरीके के लोग हैं। आपको भी मालूम है, विजय की जी को अच्छी तरह मालूम है कि जो कोई इनके मन की बात कह दे, कोई एक ऐसा नारा लगा दे, कोई ऐसा जुमला गढ़ दे जो इनके एजेंडे में काम आ जाए, उसके अंदर सिरमौर बन जाए, तो वो उस आदमी को कहीं भी। एक जैसे लड़की ने जेएनयू के, आपके जेएनयू की लड़की थी, उसने कहा और बड़े पैशनेट तरीके से उसने कहा कि वॉर डिड नॉट किल माय फादर, पाकिस्तान डिड नॉट किल माय फादर, वॉर डिड। सारे लोगों ने मिलके 1 साल 1.5 साल में उसको लेखक बना दिया, किताब छपवा दी, JLF में उसका किताब का जो है वो क्या कहते हैं वाचन हो गया। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है, ये ताकत है उनकी, ये आपको, ये उनकी ताकत है।
रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन ये नेटवर्क, एक दूसरे को सपोर्ट करना, फिर आप मतलब उस वक्त उसमें वो बिल्कुल लॉबी की तरह लग जाते हैं। चाहे उस बंदे ने वो किताब पढ़ी है, वो नाटक देखा है नहीं देखा, लेकिन वो आपसे मॉर्निंग वॉक करते हुए भिड़ जाएगा, आप टीवी डिबेट में बुला लो तो वहां लग जाएगा, भिड़ जाएगा, उसको सपोर्ट करना है, ये उनका नेटवर्क है। ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और हमारे जो दूसरा पक्ष है ना, वो इतना ज्यादा डिवाइडेड है कि मतलब अरे यार ये विजय शर्मा जी ने क्यों लिख दिया, मैं इसकी क्यों तारीफ कर दूं। मतलब हमारे यहाँ ये थोड़ा ज्यादा, उनके यहाँ ये सब कम है। वो सब अंधभक्ति की तरह से एक दूसरे, और लोग कहते हैं अंधभक्त आप लोगों को है, मैं जबकि कहूंगा वो सर, अंधभक्ति करते हैं, वो प्योर अंधभक्ति करते हैं वो लोग। मैं इनका जो नेटवर्क है, नेटवर्किंग है, उसकी स्टाइल क्या है, टैक्ट क्या होता है, रणनीति क्या है, रण कौशल क्या है, यह मैं कभी दूसरे दिन अपने इस पर चर्चा बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल क्यों, करेंगे। और मैं क्यों करूंगा बता दूं। मेरा मेरा प्लस पॉइंट, मेरी एज क्या है। सारी दुनिया में मैं 62 साल का हूँ। हाँ तो सारी दुनिया में पिछले 40-50 सालों में कम्युनिज्म को, वामपंथ को, इस नैरेटिव को, प्रोग्रेसिव, इनको समझने की सबसे बड़ी जगह मॉस्को नहीं थी, हाँ, हवाना नहीं थी, वो बंगाल था, वो कलकत्ता था। कलकत्ता थी, आपका कलकत्ता था। तो मैं इनकी एक मजाक में, हम लोग यहाँ बंगाली दोस्तों में कहते हैं कि आई शुगर देम फ्रॉम बोन टू बोन। आई शुगर देम, शुगर माने चीनी, मतलब मैं इनको हाँ चीनता जी हूँ, बोन, मैं इनकी हड्डी हड्डी जानता हूँ। जी जी जी। तो चूंकि मैं कलकत्ते में संयोग से रहा हूँ, जो कि मैं मानता हूँ मॉस्को से बड़ा सेंटर पिछले 40 वर्षों से रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हुआ, बिल्कुल तो हुआ। इनकी ये कहानी ये यहाँ ये बाकी। क्यों विजय जी, ये क्यों हुआ बंगाल की संस्कृति में, या बंगाली भद्रजनों में, या जो भी कुछ है, ऐसा क्या विशेष है कि एक विदेशी विचारधारा ने उनको लील लिया, पूरा का पूरा लील लिया, और शायद आज भी उसको भोग रहे हैं। इस पे ये अपन कभी और अलग से की बात विचार, करेंगे, हाँ अलग से रखें। अलग से बात अलग से, करेंगे। अलग से। तो मेरे ख्याल में अभी करीब 70 मिनट करीब आ गई है, बात अरे लंबी बातचीत हो गई, लेकिन इसको मुझे आप लगता है कि एडिट बहुत करके ही 35 कर दीजिएगा, 50% इसको ये करिए। यही करेंगे। एडजस्ट तो करते ये हैं। जो है, ये एक अच्छी मतलब रोचक वार्ता हुई है, और इसमें इस उपन्यास के बारे में विजय जी से और नीरज जी से, दोनों अलग अलग तरह से, एक पाठक, एक जिसको कहते हैं पाठक की तरह से नीरज जी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, मैंने भी थोड़ा आम जन पढ़ने की, पाठक, बिल्कुल सिटीजन ऑफ इंडिया, सिंपल और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। और विजय शर्मा जी ने एक लेखक और चिंतक के रूप में उसकी एक बड़ी ही सारगर्भित समीक्षा हमेशा करते रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद कि आप बात पच्चीसी पे आए, और इस तरह की चर्चाएं इस विषय पे या इससे संबंधित कुछ और विषय पे, जैसे बंगाल और वामपंथ के बारे में अलग से विजय जी के जी साथ और कुछ और मित्रों के साथ हम करते रहेंगे। तो धन्यवाद विजय शर्मा जी, धन्यवाद नीरज जी। तो बहुत फिर बहुत आपसे धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। तो ये बातचीत की हमने सुश्री गीतांजलि श्री के उपन्यास रहित समाधि पे, उसके उसके बारे में क्या क्या कहानी है, क्या उसका चरित्र चित्रण है, और किस तरह की उसकी बनावट है, गुथावट है, और उसमें क्या क्या उसमें सामने आया है। तो उसकी चर्चा, उसकी बताया जाने माने कथाकार और चिंतक विजय शर्मा जी ने, और नीरज जी ने अपने अनुभव से जिन लोगों के इकोसिस्टम का पार्ट है ये उपन्यास, शायद उनके बारे में उनकी गहरी जानकारी है, तो उन्होंने भी उस बात को आगे ले गए। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप बात 25 को सब्सक्राइब करें, और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। नमस्कार।